सभी का वेलकम। पिछली तुम्हारी एक क्लास हुई थी जिसमें आपने कुछ बायोलॉजी के बारे में पढ़ा था साइंस के अंदर, और उसी को अपन स्टार्ट करते। उस दिन कौन मेहमान ऐसे थे जो आज नए हैं, जो उस दिन थे ही नहीं? पहली मेरी क्लास हुई थी। ओके, मोस्टली लगभग सारे नए हो। चलो मुझे वापस जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, या गाड़ी को टॉप से उठाऊं? एक नंबर से धीरे धीरे ना। ओके, हाँ हाँ, बस आस्ते से। तो आप लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजी के अंदर, जिसमें अपन ने सबसे पहले मानव शरीर के तंत्रों को स्टार्ट किया था। और शरीर में 8 प्रकार के जो तंत्र पाए जाते हैं, उसमें शरीर को कंट्रोल करने का काम है। कुछ नहीं, ये तुम लोग कंट्रोल हो रहे हो। जैसे अपनी कहीं नजरें जाती है, तुम लोग खुद उधर देखना स्टार्ट करते हो। कारण ये शरीर को कंट्रोल करने का काम शरीर के अंदर कुछ ग्रंथियां कर रही है। और ये ग्रंथियां जब शरीर को नियंत्रित करती है तो इनसे कुछ हार्मोन छोड़े जाते हैं, कुछ इनसे एंजाइम छोड़े जाते हैं। उनको अपन पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मानव शरीर में खूब प्रकार के जो तंत्र पाए जाते हैं, इन तंत्रों का निर्माण कैसे होता है और पूरी बॉडी का फंक्शन कैसे चलता है, उसको अपन पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो शरीर के अंदर आप लोगों ने छोटी क्लासों से पढ़ा भी है कि शरीर के अंदर छोटी छोटी पाई जाती है कुछ 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 कुछ। अरे कलर क्या कर रहा है? शरीर में छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती है, पता है ना? और छोटे थे, 6ठी 7वीं में तब पढ़ते थे और पढ़ाते भी थे। शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, ऐसा चिल्लाते थे ना। ये शब्द किसने दिया था? संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, ऐसा बोला किसने था? उस टाइम के मास्टरों ने। कोई तो होगा है? शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कोशिका है, ऐसा सबसे पहले 2 वैज्ञानिकों ने बोला था। एक का नाम था थियोडोर और दूसरे का नाम था श्वान। याद रखोगे, पूछा जाता है। कंपटीशन जमाना, हर एक चीज के ऊपर प्रश्न क्रिएट होता है। तो शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। जब छोटी छोटी कोशिकाएं आपस में मिलती है, तब जाकर के उत्तकों का निर्माण होता है। प्रश्न आता है कि उत्तक किसे कहते हैं? तो कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है। और ये छोटे छोटे उत्तक जब मिलते हैं तो शरीर के अंदर छोटे छोटे अंगों का निर्माण होता है। उत्तकों के मिलने से अंग बनते हैं। खूब सारे अंग शरीर में पाए जाते हैं। जैसे पाचन तंत्र को देख लो, छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, यकृत, भोजन नली, इधर जीभ और मुख गुहा, ये सारे के सारे अंग, ये छोटे छोटे अंग मिलकर के शरीर में तंत्रों का निर्माण करते हैं। और शरीर में खूब प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं। भोजन से रिलेटेड जो तंत्र है उसको अपन पाचन तंत्र कहते हैं, सही ना? तो अलग अलग प्रकार के तंत्र के काम करते हैं, जिसमें सबसे पहले पाचन तंत्र। पाचन तंत्र श्वसन प्रक्रिया, श्वास लेते हैं छोड़ते हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं श्वसन तंत्र। अभी आप नॉर्मल कंडीशन में बैठे हो और अपन ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 बाहर छोड़ते हैं। आप इस नॉर्मल कंडीशन में एक बार जो श्वास लेकर के छोड़ते हो, अंदर जाती है आधा लीटर बाहर आती है। और इस गैस के आयतन को ज्वारीय आयतन कहते हैं। परीक्षा में अभी रिसेंटली प्रश्न आया था, मानव का ज्वारीय आयतन कितना होता है? ज्वारीय आयतन का मतलब एक सामान्य अवस्था में जो अपन गैस ग्रहण करके बाहर छोड़ते हैं, उस आयतन को कहते हैं ज्वारीय आयतन। और मनुष्य के लिए ज्वारीय आयतन का मान 500 ml होता है। 500 ml गैस लेते हैं, 500 ml गैस छोड़ते हैं। एक इसी श्वसन तंत्र का प्रश्न आया था कि जो गोताखोर पानी के अंदर उतरते हैं, वो अपने साथ में एक सिलेंडर लेके जाते हैं पीठ पे बांध के, और उस सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस भर के ले जाते हैं? हीलियम गैस ले जाते हैं। सही आंसर है। पुरानी किताबों में और पुराने लोग नाइट्रोजन भर के ले जाते थे, लेकिन जैसे ही पानी में आदमी समुद्र की गहराई में उतरता है तो पानी का प्रेशर बढ़ता है, और उस सिलेंडर में भरी हुई जो नाइट्रोजन गैस है वो शरीर के अंदर घुलनी स्टार्ट होती है, और फिर शरीर के अंदर छोटे छोटे ऐसे बैंड बन जाते हैं। तो आजकल नाइट्रोजन को भरना बंद कर दिया गया है और उसकी जगह पे हीलियम गैस को भरा जाता है। तो ये श्वसन तंत्र में पूछा जाता है। फिर तीसरा पॉइंट आता है परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र, और इस परिसंचरण तंत्र के अंदर अभी CET 10+2 के जो प्रश्न हुए थे, वहां पे एक प्रश्न आया था कि मछलियों के शरीर में, हृदय में कितने भाग पाए जाते हैं? सभी जानते हो कि मनुष्य के हृदय के अंदर 4 कोष्ठक होते हैं। ऊपर 2 आलिंद होते हैं, नीचे 2 निलय होते हैं। जानते हो ना? मछलियों के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? वेरी गुड, ये नए साइंटिस्ट है 3 वाले। मछलियों के हृदय में 2 ही कोष्ठक होते हैं, एक आलिंद होता है और एक निलय होता है। उस
के बाद में अगला जो अपने शरीर में तंत्र है उसका नाम है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र में अभी सीईटी का पेपर कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ है और 150 क्वेश्चन थे। उस उत्सर्जन में प्रश्न पूछा कि मानव के मूत्र में गंध किस कारण होती है। सार्वजनिक शौचालय में एक बार जाकर के बाहर आ जाओ, आदमी बेहोश हो जाए। आपने शौचालयों की हालत देखी होगी हैं, जो सड़क पे पब्लिक बने हुए हैं, कितनी शानदार अंदर से सुगंध आती है। कोई अगर जुकाम हुआ आदमी अंदर चला जाए तो हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं है, उधर ही ठीक हो जाए। ऐसा होता है, रियली है। और उस शौचालय के अंदर जो गंध आती है, जो दुर्गंध आती है, प्रश्न था कि वो किस कारण आती है। तो उस पदार्थ का नाम अमोनियम, अमोनियम नहीं है, हाँ, अमोनिया है। उस पदार्थ का नाम है अमोनिया और उसका फॉर्मूला होता है NH3। NH3 के कारण आता है। इसी में एक प्रश्न और आता है कि मानव शरीर के अंदर मूत्र में पीलापन किस कारण होता है। हाँ? अभी तुम लोग पढ़ने की बहुत यूं चाहत के अंदर हो। उत्सर्जन के बाद नेक्स्ट जो तंत्र रहता है उसको अपन कहते हैं जनन तंत्र। जनन तंत्र के बाद में ग्रंथियों का जो तंत्र है उसको नाम दिया जाता है समन्वय तंत्र। पूरे शरीर के अंदर हड्डियां पाई जाती है और इनसे रिलेटेड तंत्र को कंकाल तंत्र कहते हैं। शरीर में कितनी हड्डियां हैं? हाँ, 306। अच्छा, 206 पाई जाती है। इधर खोपड़ी में कितनी है? हाँ सही बोल रहे हो, बोल दो। 8 है। आप यूं रुक गए, ठ बोल दो आगे। हैं? शरीर में इधर कपाल में 8 हड्डियां पाई जाती है। चेहरे पर कितनी है? 14। ओके। कानों में कितनी है? 6। हाथों में कितनी है? 30 पाई जाती है। ये शरीर के अंदर कंकाल तंत्र, इसको भी पढ़ेंगे अपन। और इस टाइप से ये शरीर में खूब सारी तंत्र पाए जाते हैं। ये तंत्र जब आपस में मिलते हैं तो इन तंत्रों के मिलने से किसका निर्माण होता है? शरीर का निर्माण होता है। आज अपन बात करने वाले हैं इस समन्वय तंत्र पे। समन्वय के अंदर एक तो ग्रंथियां पूछी जाती है और ग्रंथियों के साथ में तंत्रिका तंत्र पूछा जाता है। क्रिकेट का मैदान, व्यक्ति खड़ा है, सामने से बॉल आ रही है, उसका ध्यान पूरा बॉल के ऊपर। जैसे बॉल पास में आती है, हाथों को बॉल के साथ पीछे खींचता है, बॉल को टच भी कर लेता, कैच भी कर लेता, हाथों पे चोट भी नहीं लगती है। उस टाइम उस व्यक्ति का उस खेल के मैदान के अंदर पूरा जो कंसंट्रेशन है, उसका जो ध्यान है उस बॉल के ऊपर है। और उस टाइम उसको कंट्रोल करने का काम जो करता है वो समन्वय तंत्र करता है। छोटे बच्चे लड़ते लड़ते थोड़ा लड़ाई ज्यादा हो जाए, एक आगे भाग रहा, दूसरा वाला पीछे भाग रहा है, उसके हाथ में सिलिकॉन ऑक्साइड है, बाटा। अब वो आ रहा है बाटा पीछे से और बचने की कोशिश करता है, बार बार जो निचाना सुखाता है ना, समन्वय तंत्र है, खूब जगह हेल्प करने की कोशिश करता है। 2 टाइप से काम करता है, एक शरीर में हार्मोन छोड़ता है और शरीर में तंत्रिका तंत्र काम कर रहा है। आप बारिश का मौसम चल रहे हो और पैरों में आपने जूते स्लीपर कुछ नहीं पहन रखा है, गीली मिट्टी के अंदर एक छोटा सा कांटा, आप जैसे ही पैर देते हो कांटा आकर के आपके पैर में टच होता है, अंदर चुभा नहीं है, बस एक टच हुआ है, वहां से इंफॉर्मेशन मस्तिष्क में जाती है, मस्तिष्क उसके ऊपर प्रोसेस करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू पूरा उसके ऊपर प्रोसेस करना क्या है। कांटा टच हुआ है, ओनली इंफॉर्मेशन गई, प्रोसेसिंग हुई, वापस पैर में सूचनाएं जाती, अपन वहां से कूद करके कांटे को टच नहीं होने देते, शरीर को हवा में उठा के आगे कुचल के कूद के चले जाते हैं। कारण समन्वय तंत्र बैठा है, शरीर को हर जगह पे कंट्रोल करने का काम करता है। धरती पर सबसे बड़ा जलीय जीव ब्लू व्हेल जो मछली है वो 105 फीट लंबी होती है। उसके पूंछ पे आकर के अगर काटने की कोशिश करें तो उसके जो ट्रेन का आगे डब्बा है ना वो 105 फीट आगे बढ़ा है, वहां वो सूचनाएं जाती है, वहां से सूचनाएं वापस जाती है, पीछे का जो पूंछ होता है, फ्लिपर्स होता है, उसको मारता कोई भी जीव है वो एक झटके में उड़ा देती है। ये जो गति है उसके शरीर में तंत्रिका तंत्र की, इसकी स्पीड होती है 37 मीटर पर सेकंड। 1 मीटर बराबर लगभग 3 फीट, 3.25 फीट होती है। तो इस तंत्रिका तंत्र की जो गति है वो 37 मीटर पर सेकंड है। इस पे अपन बात करने वाले हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले अपन ग्रंथियों के रेस्पेक्ट में। शरीर में खूब सारी ग्रंथियां पाई जाती है। जब छोटी क्लासों में थे तब आप लोग पढ़ते थे कि इधर मस्तिष्क में ग्रंथि होती है जिसका नाम पीयूष ग्रंथि होता है, इधर गले में ग्रंथि होती है जिसको अपन थायराइड कहते हैं, कुछ ऐसे पढ़े थे। हाँ, तो मैं उधर ही जा रहा, मतलब आप लोग जानते हो, लगभग 20-30% जानते हो, बाकी मैं हेल्प कर दूंगा। तो ग्रंथियों को पढ़ते हैं। शरीर में ग्रंथियां 3 टाइप की होती है। एक होती है जिनसे पसीना बाहर निकलता है,
थूक निकलता है, आंखों से आंसू निकलते हैं, पसीना, आंसू, ये लार छोड़ने का काम, ये जो ग्रंथियां हैं इनको कहते हैं बहिस्रावी। कुछ ग्रंथियां ऐसी होती है जो शरीर के अंदर हार्मोन छोड़ने का काम करती हैं, उसको कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। कुछ ग्रंथियां ऐसी होती है जो बहिस्रावी, अंतःस्रावी दोनों ही काम करती है, तो उसको कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो शरीर में ग्रंथियां टोटल 3 टाइप की होती है, और इन 3 टाइप की ग्रंथियों के अंदर सबसे पहली जो ग्रंथि है उसको अपन यहाँ पे डिवाइड करके देखते हैं। तो ग्रंथियां मोस्टली 3 टाइप की होती है। एक होती है बहिस्रावी ग्रंथियां, बहिस्रावी। 2 नंबर पे होती है अंतःस्रावी ग्रंथियां, और तीसरी ग्रंथियां कौन सी है? मिश्रित ग्रंथियां। परीक्षाओं के अंदर प्रश्न अगर पूछना स्टार्ट करे और एग्जामिनर जो क्वेश्चन बना रहा है इधर से जब तक क्वेश्चन नहीं बनाता तब तक उसको शांति नहीं मिलती है। मिश्रित ग्रंथियों पे प्रश्न पूछा ही जाता है, अंतःस्रावी पे पूछा ही जाता है, इस बिचारी को बहुत कम याद करते हैं। मिश्रित ग्रंथि में प्रश्न कई बार आता है कि शरीर की सबसे बड़ी दूसरी कौन सी ग्रंथि है, या फिर कौन सी मिश्रित ग्रंथि है, ऐसा करके इसमें प्रश्न पूछते हैं। तो 3 टाइप की ग्रंथियां पाई जाती है जो मिश्रित ग्रंथियां हैं। इन मिश्रित ग्रंथियों में कुछ एग्जाम्पल रहते हैं, जिसमें एक नाम आता है अग्नाशय ग्रंथि, और दूसरी इसमें ग्रंथियां रहती है जनन ग्रंथियां। जनन ग्रंथियां, और जनन ग्रंथियां 2 होती है, एक नर के अंदर और दूसरी मादा के अंदर। नर में कौन होते हैं? वृषण, और मादा के अंदर अंडाशय पाए जाते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां शरीर में खूब सारी पाई जाती है, उसको मैं जस्ट अगले पेज पे आपको बताऊंगा एक एक ग्रंथि के बारे में। बहिस्रावी ग्रंथियां भी खूब सारी पाई जाती हैं। एक बहिस्रावी ग्रंथि कानों में पाई जाती है, जहां से सीबम निकलता है। मारवाड़ी में तुम लोग कुछ और बोलते हो, हाँ बस औकात बता देते हो, है ना। तो बहिस्रावी में कानों के अंदर से जो स्टेरॉइड्स निकलते हैं, वैक्स निकलता है कानों में। हाँ हाँ, तुम लोगों के वो शब्द बस जीभ पे पड़ा, बोल नहीं पा रहे हो। तो वो जो सीबम छोड़ने का काम करती है, कानों में वैक्स ग्रंथियां पाई जाती है, बहिस्रावी का कार्य करती है। अपने शरीर के अंदर भोजन का पाचन करने के लिए मुंह के अंदर थूक निकलता है, ये थूक छोड़ने का काम भी कुछ ग्रंथियां करती है, जिसको लार ग्रंथियां कहते हो, लार ग्रंथियां। और इन लार ग्रंथियों से भोजन का पाचन करने के लिए एंजाइम छोड़ा जाता है। याद रखोगे, इस एंजाइम का नाम है एमाइलेज। एमाइलेज का दूसरा नाम टायलिन। याद रखोगे, ये नाम पूछे जाते हैं, बड़े खतरनाक नाम है। शरीर के अंदर पसीना छोड़ने के लिए इस त्वचा पे कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, जिनसे पसीना निकलता है, और उन ग्रंथियों को कहते हैं स्वेद ग्रंथियां। और इन स्वेद ग्रंथियों से क्या छोड़ा जाता है? पसीना छोड़ा जाता है। पसीने के साथ एक शब्द याद रखोगे, इसमें जो दुर्गंध आती है पसीने में, उसका कारण लैक्टिक अम्ल होता है, और लैक्टिक अम्ल उसी के साथ में याद रखोगे दूध और दही में ज्यादा पाया जाता है। तो ये पसीना और पसीने में जो पदार्थ पाया जाता है उसका नाम लैक्टिक अम्ल है। ये लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल के बाद याद रखोगे, शरीर के अंदर यकृत ग्रंथि शरीर में पाई जाती है, बहिस्रावी के अंदर अपने ही शरीर में आंखों में पाई जाती है, जहां से आंसू छोड़े जाते हैं, और उसको कहते हैं लैक्राइमल ग्रंथि। लैक्राइमल ग्रंथि, लैक्राइमल ग्रंथि। तो ये शरीर के अंदर कुछ बहिस्रावी ग्रंथियां हैं। अंतःस्रावी को अभी तक मैंने छेड़ा ही नहीं है, और इधर की तरफ कुछ मिश्रित ग्रंथियां पाई जाती है। चलो इस डायग्राम में आप देखने की कोशिश करोगे, शरीर में खूब सारी ग्रंथियां जो कि यहां पे आपको दिख रही होगी। ये शरीर की सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां। परीक्षा के अंदर अपने को नॉलेज इकट्ठा नहीं करना है, परीक्षा में कैसे प्रश्न कहां से रहते हैं। एक तो प्रश्न मोस्टली यहां से पूछा जा रहा है आजकल। प्रश्न अभी रिसेंटली पूछा था, किस ग्रंथि को कोलिप ग्रंथि कहते हैं? तो ये पहले था ही नहीं, अभी एनसीईआरटी में एक नया शब्द घुसा है। एक वैज्ञानिक था कोलिप, जिसने थायराइड की खोज की है, इसलिए इस ग्रंथि को नाम देते हैं कोलिप ग्रंथि। कोलिप ग्रंथि, कोलिप ग्रंथि के नाम से जानते हैं। एक इसी थायराइड में आजकल एक प्रश्न और आ रहा है, हाशीमोटो का रोग किसे कहते हैं, या हाशीमोटो का रोग किस ग्रंथि से संबंधित है? तो वो भी नाम इस थायराइड से रिलेटेड है। तो थायराइड ग्रंथि से रिलेटेड एक रोग है जिसका नाम है हाशीमोटो रोग। हाशीमोटो रोग के नाम से भी जानते हैं। इसी के साथ में एक शब्द और लिखा हुआ है, पैराथायराइड। पैराथायराइड, और इस पैराथायराइड के प्रभावित होने से शरीर में एक रोग होता है जिसको टिटेनी रोग के नाम से भी जानते हैं। टिटेनी
रोग के नाम से जानते हैं। ये प्रश्न भी यहीं से पूछा जाता है। तो ये सारी ग्रंथियां हैं, एक एक करके मैं ग्रंथि को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और सबसे फर्स्ट में आप देखोगे नाम है हाइपोथैलेमस, और इस हाइपोथैलेमस के द्वारा जो पिट्यूटरी ग्रंथि है या जो पीयूष ग्रंथि है वो कंट्रोल होती है। हेलो, इधर ही हो ना तुम लोग, या यूं जागरण की तरह मैं बोले जा रहा हूं, बस बैठे हो चलने दो इसको। ऐसा हो रहा है कुछ नहीं, कुछ हो रहा है। शुरू शुरू में 10 मिनट यूं वाह, फिर धीरे धीरे थोड़े जाग जाओ तुम लोग, क्योंकि आदमी के सामने लक्ष्य होता है ना तो भटकता नहीं है। और अभी लक्ष्य पता नहीं कहां पड़ा है, अपन यहां पड़े हैं, और बीच में डायरेक्ट कनेक्शन होता है तो आदमी भ्रमित नहीं होता है। भारत वाले अच्छे से जानते हैं, सीधा ही अगर फाकी खाते हैं ना, एक दिन खाया दूसरे दिन सीधा कैंसर हो गया तो कोई नहीं खाया। उसको पता है रिजल्ट आएगा 2 साल 5 साल बाद, तब तक तो देखा जाएगा। होता है कि नहीं? तो उसी अवस्था में तुम पड़े हो। तो वैसा कृपया करके नहीं करें, क्योंकि तुम लोग इधर सपने देख रहे हो, कोई लोग तुम्हारे सपने देख रहे हैं। देखो चेहरे पे हंसी तो है, बरकरार भी रखो उसको यार। फर्स्ट में बात करें अपन हाइपोथैलेमस ग्रंथि पे। ये जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है ये इस पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करती है, और ये पीयूष ग्रंथि शरीर की समस्त ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। तो सारी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है पीयूष, इसको कहते हैं मास्टर ग्रंथि। और इस मास्टर को कंट्रोल करने का काम हाइपोथैलेमस करती है, तो उसको अपन मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ये बहुत पुराना हो चुका है, नहीं पूछा जाता है। अभी रिसेंटली एक प्रश्न पूछा था, शरीर का थर्मोस्टेट ग्रंथि किसे कहते हैं? हिंदी में इसका नाम था ताप नियंत्रण ग्रंथि। ऐसा भी पूछा तो मोस्टली बच्चे जानते हैं, लेकिन एक प्रश्न आया था थर्मोस्टेट ग्रंथि किसे कहते हैं। अभी लाइट चली जाए तो तुम्हें गर्मी लगनी स्टार्ट होती है, सर्दियों के टाइम उसी अवस्था में बाहर निकलो तो सर्दी लगनी स्टार्ट होती है, गर्मी लगनी स्टार्ट होती है। ये जो सर्दी और गर्मी का जो एहसास है ये करवाने का काम हाइपोथैलेमस करता है, और तापमान से रिलेटेड काम इससे होता है, इसलिए इसको थर्मोस्टेट ग्रंथि कहते हैं। इस ग्रंथि से न तो कोई हार्मोन छोड़ा जाता है, न इससे कोई हार्मोन निर्मित होता है, लेकिन यह हार्मोन को कंट्रोल करने का काम करती है, इसलिए इसको मोचक और निरोधक ग्रंथि भी कहते हैं। ये कुछ नए शब्द है, एक तो इसको कहते हैं मोचक ग्रंथि, इसी को कहते हैं निरोधक ग्रंथि। मोचक और निरोधक ग्रंथि के नाम से जानते हैं। पीयूष को कंट्रोल करते हैं, इसलिए इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं इस पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में। पिट्यूटरी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, कहां पाई जाती है, कुछ नहीं पूछा जाता है। आजकल इसके रोगों को पूछा जाता है। एक रोग का नाम आता है सिमंड रोग, सुना होगा तुम लोगों ने? नहीं सुना? अभी बोला ना मैंने, सुना ही नहीं। मैंने क्या बोला अभी? फिर भी क्यों कह रहे हो सुना ही नहीं? वाह यार, बड़े खतरनाक हो तुम लोग। कौन सा रोग? सिमंड रोग। सुना तुम लोगों ने? अभी सुना ना? हाँ, इस ग्रंथि से एक रिलेटेड रोग है जिसका नाम है सिमंड रोग। और सिमंड के अंदर व्यक्ति होता है इतनी उम्र का, लगता है इस उम्र का, टाइम से पहले बुढ़ापा, और इस रोग का नाम है सिमंड रोग। प्रश्न आता है सिमंड रोग में कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है? कुछ आपने देखे होंगे ऐसे लोग जो सर्कसों में काम करते हैं, 25, 30, 50, 52 कितनी उम्र के, लेकिन शरीर की हाइट 2.5-3 फीट तक की है। उनके शरीर में बौनापन हो चुका है। कौन सी ग्रंथि के प्रभावित होने से? पीयूष ग्रंथि से। कुछ लोग आपने देखे होंगे बहुत यूं सजीले होते हैं, 7-1 फीट हाइट, मोटो मोंडो, भारी भरकम। मैं कुछ कहूंगा नहीं, आप लोग बप्पा के बारे में साज, लेकिन कुछ होता है ऐसा जिसके कारण शरीर बहुत भारी भरकम हो जाता है, और ये इस पीयूष ग्रंथि के कारण होता है, जिस रोग को कहते हैं एक्रोमेगैली। क्या नाम देते हैं? एक्रोमेगैली। अभी मैंने एक रोग बोला था जिसमें व्यक्ति टाइम से पहले बुढ़ा हो जाता है, अच्छा याद भी रहता है, तो उस रोग का नाम था सिमंड रोग। तो हाइपोथैलेमस, उधर पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, इधर एक ग्रंथि का नाम है पीनियल ग्रंथि। इस पीनियल ग्रंथि को शरीर की जैविक घड़ी कहते हैं। इसको कहते हैं शरीर की जैविक घड़ी, जैविक घड़ी के नाम से जानते हैं। थाइमस जो ग्रंथि है, ये थाइमस ग्रंथि टाइम के साथ घटनी स्टार्ट होती है। पहले आकार में बड़ी होती है,
और जैसे जैसे बुढ़ापे की तरफ जाते हैं तो ये आकार में घटनी स्टार्ट होती है। इसलिए इस थाइमस ग्रंथि को शरीर के अंदर रेता ग्रंथि के नाम से जानते हैं, रेता ग्रंथि के नाम से जानते हैं। थाइमस ग्रंथि इसको कहते हैं रेता ग्रंथि। और ये जो पीनियल ग्रंथि है इसको कहते हैं मस्तिष्क की रेत, मस्तिष्क की रेत के नाम से जानते हैं, मस्तिष्क की रेत कहते हैं। इधर की तरफ है ओवरी और ये पाई जाती है फीमेल में। इधर से एक हार्मोन निकलता है एस्ट्रोजन, दूसरे हार्मोन का नाम प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, दो हार्मोन यहां से छोड़ा जाता है। ये है टेस्टिकल्स यानी कि वृषण पाई जाती है नर में और हार्मोन निकलता है टेस्टोस्टेरोन, ये नर के अंदर रहता है। इधर से तीन ग्रंथियां हैं, एक है अग्नाशय जिसको अंग्रेज पेनक्रियाज कहते हैं, इधर की तरफ एड्रिनल है और नीचे की तरफ प्लेसेंटा। और इस प्लेसेंटा को देखोगे तो बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो माँ और बच्चे के बीच में एक संरचना जुड़ती है, उसको अपन कहते हैं प्लेसेंटा। तो ये तीनों ग्रंथियां हैं। इस प्लेसेंटा से एक हार्मोन छोड़ा जाता है जिसका नाम है HCG। लेडीज में जब प्रेगनेंसी होती है तो उसको टेस्ट करवाने के लिए एक हार्मोन यहां से छोड़ा जाता है HCG, जो लेडी के यूरिन में निकलता है, प्रेगनेंसी है या नहीं है उसको टेस्ट करने के लिए काम आता है। बच्चा जब अपना गर्भावधि काल कंप्लीट कर लेता है, 270 दिनों तक मां के गर्भ में रह करके जन्म लेने के लिए जब तैयार हो जाता है तो धीरे धीरे अपरा सूखती है, जनन नाल फैलता है, बच्चे का जन्म हो जाता है। जनन नाल को फैलाने का काम, रिलैक्स करने का काम एक हार्मोन करता है जिसका नाम है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन छोड़ने का काम प्लेसेंटा करता है। प्लेसेंटा से दो हार्मोन छोड़े जाते हैं। प्लेसेंटा क्या है शायद आप समझ गए होंगे, माँ और बच्चे के बीच में जो संरचना, बच्चा माँ के पेट में और बच्चे को खून पहुंचाने का काम, बच्चे को भोजन पहुंचाने का काम जो संरचना करती है उसको प्लेसेंटा कहते हैं। इससे पहला हार्मोन छोड़ा जाता है HCG और दूसरा हार्मोन छोड़ा जाता है रिलैक्सिन, रिलैक्सिन। इधर की तरफ है अग्नाशय, जानते हो इसको कहते हैं मिश्रित ग्रंथि। परीक्षाओं में बार बार पूछते हैं तो एक ही इसमें प्रश्न आता है डायबिटीज के कारण कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है, या फिर प्रश्न आता है डायबिटीज के इलाज में कौन सा केमिकल दिया जाता है। तो डायबिटीज जिसको हिंदी में कहते हैं मधुमेह, मधुमेह से नहीं समझोगे तुम लोग, लेकिन शुगर बोलूं तो समझ आते हो, शुगर रोग हो जाता है। और ये शुगर रोग जब होता है तो इस शुगर रोग के कारण इससे केमिकल बनता है इंसुलिन, इंसुलिन की कमी हो जाती है तो ये ग्रंथि प्रभावित होती है। इस एड्रिनल ग्रंथि को शरीर की आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं, आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं। इसी को 3F ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ये कुछ ग्रंथियों के बारे में एक सामान्य सी जानकारी है। आगे मैं एक एक ग्रंथि को लेकर के चलता हूं, थोड़ा सा आप लोग हेडिंग नोट करो। हेडिंग नोट करो, मानव तंत्र, मानव तंत्र, ह्यूमन सिस्टम्स। दो क्लास एक साथ कैसे हैं? है? कमेंट आ रहा है, देखना इसको। हेडिंग आपने नोट की है मानव तंत्र। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक शब्द बोला था कि अपने शरीर में जो कोशिका है इसको शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। ऐसा किसने बोला था? हैं? दो साइंटिस्टों के नाम आए थे, एक का नाम था थियोडोर स्वान और दूसरे का नाम था स्लाइडेन। याद रखोगे छोटी छोटी चीजें? ओके, थैंक यू। हाँ, आप नोट किया आपने मानव तंत्र। मानव तंत्रों के अंदर सारे तंत्रों के नाम लिखो। पहले तो एक नंबर पे लिखो पाचन तंत्र, पाचन तंत्र। 2 नंबर पे श्वसन तंत्र। 3 नंबर पे परिसंचरण, लिखते जाओ इनको, परिसंचरण तंत्र। उत्सर्जन, जनन, समन्वय और कंकाल तंत्र।
हो गया। नेक्स्ट हेडिंग आप नोट करो, ग्रंथियां। लिखने का काम बहुत फास्ट तुम्हारा है। नेक्स्ट आप हेडिंग नोट करोगे, ग्रंथियां। ग्रंथियों को अपन ने वैसे डिवाइड भी किया था। ग्रंथियां कितने टाइप की होती है? 3 प्रकार की। सबसे पहले बहिश्रावी ग्रंथियां। बहिश्रावी ग्रंथियां अभी नोट नहीं करोगे, थोड़ा सा आप लोग देख लो। ग्रंथियां 3 प्रकार की है, जिसमें सबसे पहली जो ग्रंथि है उसको अपन नाम दे रहे हैं बहिश्रावी ग्रंथियां। और बहिश्रावी ग्रंथियों से जो रसायन छोड़ा जाता है उस रसायन को कहते हैं एंजाइम। इन ग्रंथियों से छोड़ने वाले रसायन को एंजाइम कहते हैं। ध्यान रखोगे, एंजाइम पे प्रश्न आया था कि ये किससे मिलकर के बनता है? नाइट्रोजन से। शरीर में जितने भी हार्मोन है, जितने भी एंजाइम है, पसीना है, इन सभी में केमिकल पाया जाता है नाइट्रोजन। शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। कम होगा तब तक ठीक है, ज्यादा होगा जहर का काम करता है। इस बहिस्रावी ग्रंथियों को नलिका ग्रंथियां भी कहते हैं। नलिका ग्रंथियां भी कहते हैं। जो बच्चे पिछली क्लास में थे उन्होंने पढ़ा था कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनको नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं। शायद आपको याद होगा, उनमें नलियां नहीं पाई जाती है, लेकिन बहिस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं पाई जाती है। लिखो, इसमें हेडिंग नोट करो आगे, बहिस्रावी ग्रंथियां। बहिस्रावी ग्रंथियां। बहिस्रावी ग्रंथियों में फर्स्ट पॉइंट नोट करो, इन ग्रंथियों से एंजाइम निर्मित होते हैं। इन ग्रंथियों से एंजाइम निर्मित होते हैं जिसमें नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है। जिसमें नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है। नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है। अगली लाइन में कुछ ग्रंथियों के अपन अगला पॉइंट नोट करो, इन्हें नलिका ग्रंथियां भी कहते हैं। 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 लो, इसके कुछ उदाहरण। सबसे पहले 1 नंबर पे आप नोट करो, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि क्या पदार्थ छोड़ती है? थोड़ी देर पहले आपने लिखा था, 2 नाम लिखे थे, किसी को पता हो तो? लार ग्रंथियां जो थूक छोड़ती है। थूक में 2 पदार्थ होते हैं। यस, एक का नाम था टायलिन और एक नाम था एमाइलेज। यस, लार ग्रंथि आप लिखोगे एमाइलेज ऑब्लिक टायलिन। एमाइलेज ऑब्लिक टायलिन। 2 नंबर, कान में ग्रंथियां पाई जाती है जहां से छोड़ा जाता है सीबम, जहां से छोड़ा जाता है वैक्स, बहिस्रावी ग्रंथियां। 3 नंबर, आंख में पाई जाती है ग्रंथियां, नाम लेक्राइमल। और आंखों में जो आंसू छोड़ा जाता है उसमें एक केमिकल पाया जाता है, किसी को याद हो तो? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम। 4 नंबर पे पसीना छोड़ने वाली ग्रंथियां, स्वेद ग्रंथि। स्वेद ग्रंथि छोड़ती है पसीना, और पसीने में पाए जाने वाले पदार्थ का नाम क्या नाम है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। यस, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और इसी के साथ में पूछा जाता है मानव शरीर में यकृत। यकृत भी बहिस्रावी है और यहां से छोड़ा जाता है पित्त रस। पित्त रस यहां से छोड़ा जाता है। और भी खूब सारी ग्रंथियां हैं, एग्जाम में मोस्टली यही पूछते हैं। और यकृत में आप नोट करोगे सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथियों में यकृत को शामिल करते हैं।
अभी आपने ग्रंथियां देखी थी, वहां पे एक शब्द आया था जैविक घड़ी। किस ग्रंथि को कहते हैं? पीनियल को। 3F किसको कहते हैं? हाँ हाँ, एड्रिनल ग्रंथि को कहते हैं। किस ग्रंथि को मस्तिष्क की रेत कहते हैं? पीनियल को कहते हैं। और रेता ग्रंथि किसे कहते हैं? एक शब्द आया था बीच में, कॉलिप हार्मोन। अच्छा, आया ही नहीं था। जय हो तुम्हारी, है ना, ये आपने नोट कर लिया होगा। अगली जो अपन बात करने वाले हैं वो रहेगी अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां। एक बार मुझे सूचना देना, पिछली क्लास में कितने बच्चे प्रेजेंट थे? एक बार यस, रेज योर हैंड। पिछली क्लास में ओके ओके, मोस्टली बच्चे प्रेजेंट थे। तो मैं कुछ चीजें जो लिखवा रहा हूं वो पिछली क्लास में कॉमन थी, तो आप साथ में लिखते हुए जाना। इन ग्रंथियों के अंदर जो बहिस्रावी बात में अंतःस्रावी है, एक तो इसमें खोज पूछी जाती है, अंतःस्रावी ग्रंथियों की खोज। और इसकी खोज की थी जिस वैज्ञानिक ने, उसका नाम थॉमस एडिसन। नाम आया था थॉमस एडिसन। और आपने ऐसा भी पढ़ा था कि इस भाई साहब ने सबसे पहले बल्ब की खोज की थी। अच्छा, बल्ब में वो तंतु बनता ना, वो किसका होता है? टंगस्टन का। अभी सीटी में प्रश्न आया था, उस टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? यस यस, इधर से आवाज आई थी। 3300, 3800, पास में जा रहे हो आप। यस, और कोई? 3500। जो बल्ब का तंतु बनता है उस पदार्थ का नाम है टंगस्टन। टंगस्टन। और उस टंगस्टन की गलनांक की बात करें, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380 डिग्री सेंटीग्रेड। परीक्षा में एग्जैक्ट प्रश्न आया था। धातुओं में सबसे ज्यादा गलनांक है। लोहे को आप गर्म करो ना तो ये 1100 से 1500 के बीच में लगभग पिघल जाता है, लेकिन ये बहुत हाई टेम्परेचर पर पिघलता है। एक प्रश्न और पूछा था सीटी के अंदर कि जब बल्ब जलता है तो उसके अंदर का उस टाइम टेम्परेचर कितना होता है? बल्ब जलते टाइम उसका टेम्परेचर 2500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बाहर इतना गर्म नहीं होता, लेकिन जिस टाइम तंतु अंदर जल रहा है उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। तो ये प्रश्न यहां पे पूछा गया था, और इसी वैज्ञानिक ने बल्ब की खोज की थी, तो थॉमस एडिसन के नाम से आता है। अगला प्रश्न आता है, अंतःश्रावण शब्द का प्रयोग। लिखते जाओ आप लोग। अंतःश्रावण शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले क्लॉड बर्नार्ड ने। क्लॉड बर्नार्ड, इस वैज्ञानिक ने। अगला पॉइंट है, अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन। अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन क्या कहलाता है? भूल गए? एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी, ओके। इन ग्रंथियों से रसायन छोड़ा जाता है, क्या कहते हो इसको? हार्मोन कहते हो, ओके। हार्मोन का अर्थ क्या होता है? उत्तेजित करना। हाँ, एक ही जगह बैठन को नहीं दे। इस हार्मोन शब्द का अर्थ, हार्मोन शब्द का अर्थ होता है उत्तेजित करना। उत्तेजित करना। फिर आप पूछते थे और पढ़ते भी थे कि सबसे पहले कौन सा हार्मोन खोजा गया? सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन, सबसे पहले खोजे गए हार्मोन का नाम क्या नाम था? सिक्रेटिन। यस, सिक्रेटिन था। और क्या क्या पढ़ा था उस दिन? सिक्रेटिन के बाद में शायद आपने नोट किया था कि जो हार्मोन है वो शब्द किसने दिया था? हार्मोन की खोज किसने की थी? यह साइंटिस्ट का नाम था स्टारलिंग। जी साहब, हाँ वही है। हाँ, इतना याद रख लेना, पूंछड़ याद रख लेना, पार लग जाएगी। कुछ स्टूडेंट आज नए हैं तो वो थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान रखे।
अपने शरीर में जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनकी खोज की थी थॉमस अल्वा एडिसन ने, पूरा नाम है लेकिन आप एडिसन याद रख लेना। अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था क्लॉड बर्नार्ड ने, और अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन कहलाता है एंडोक्राइनोलॉजी। हार्मोन इस ग्रंथियों से छोड़ने वाला पदार्थ है, जैसे बहिस्रावी में एंजाइम छोड़ा जाता है तो इनसे छोड़ा जाता है हार्मोन, और इस हार्मोन शब्द का मतलब होता है उत्तेजित करना। इंग्लिश में इसका मतलब होता है टू एक्साइट, एक्साइट करना, मोटिवेशन देना। और सबसे पहले खोजा गया हार्मोन था सिक्रेटिन, और इनकी खोज की थी सबसे पहले स्टारलिंग ने 1906 के अंदर। तो ये कुछ नाम यहाँ पे पूछे जाते हैं। क्लोड बर्नार्ड, ये 1855 की घटनाएं रहती है, 1855 के अंदर। हटा दूं मैं इसको? ओके, आगे अपन एक एक ग्रंथि के बारे में चलते हैं और थोड़ा अपन बहिस्रावी के बाद में मिश्रित पे भी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आप नोट करो, मिश्रित ग्रंथियां। मिश्रित ग्रंथियां, मिश्रित ग्रंथियां क्या था? हैं? जाड़ा नहीं है, प्रश्न बनता है इसमें। मकड़ियों का जो जाड़ा है ना, इसके अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है। आ रहा है सर प्रोटीन हम खाएंगे ताकत आएगी ना। कभी कभी सूखे की जगह गीला नाखून कट जाए तो मजा बहुत आता है। सूखा कटता है तो कुछ नहीं है, अगर थोड़ा सा गीला नाखून कट जाए तो बरकों करो। वो जो गीला नाखून है उसमें एक प्रोटीन होता है इलाइडिन। कौन सा? इलाइडिन। उसी टाइप में ये मकड़ियों का जितने भी जाड़े होते हैं, इसके अंदर एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है फाइब्रिन। ये तो याद रह जाएगा। कौन सा है? फाइब्रिन। नाखूनों के अंदर इलाइडिन, और जो सूखे हुए नाखून है, बाल है, इसमें एक प्रोटीन का नाम बंदा बहुत होशियार है, रियली मानना पड़ेगा। हर क्वेश्चन का आप आंसर देने की कोशिश करते हो, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, लेकिन गलत है। नाखून के अंदर जो सूखा नाखून होता है उसमें प्रोटीन का नाम है किरेटिन। आप काइटिन कर रहे थे, मतलब पास जा रहे थे लेकिन सच नहीं बोल पा रहे थे। तो सूखा नाखून किरेटिन, गीले नाखूनों में, अरे यार गया, क्या नाम था? इलाइडिन। और उस रेशे के अंदर फाइब्रिन प्रोटीन पाया जाता है। जो अंडा ऊपर से कैल्शियम कार्बोनेट हटा के और अंदर का जो माल होता है, उस अंडे के अंदर जो प्रोटीन है उसका नाम है एल्ब्यूमिन। ये एक एक प्रश्न हर टाइप से क्रिएट होते हैं। जब प्रोटीनों को पढ़ोगे तब वहां पे बहुत टेंशन देते हैं। मिश्रित ग्रंथियां आपने पढ़ी है, शरीर में दो पाई जाती है। एक तो मिश्रित ग्रंथि का नाम था, अभी जस्ट पढ़ा था, क्या नाम था? अग्नाशय ग्रंथि। और दूसरी जनन ग्रंथियां, ये दोनों मिश्रित ग्रंथियों में रहती है। लिखो आप, इन ग्रंथियों से, मिश्रित के अंदर इन ग्रंथियों से एंजाइम तथा हार्मोन, इन ग्रंथियों से एंजाइम तथा हार्मोन दोनों का श्रावण होता है। एंजाइम तथा हार्मोन दोनों का श्रावण, सिक्रेशन होता है। उदाहरण में आप नोट करोगे अग्नाशय, और दूसरा लिखोगे जनन ग्रंथियां। अग्नाशय और 2 नंबर पे जनन ग्रंथियां। अग्नाशय और जनन ग्रंथियां कंप्लीट। ये ग्रंथियों का एक परिचय खत्म हुआ है। अब अपन एक एक ग्रंथि को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे हाइपोथैलेमस ग्रंथि पे। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, यस, ये पढ़ी है। ये पूरा मानव का मस्तिष्क है, और ये जो आगे का भाग है इसको कहते हैं अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क। ये जो बीच का भाग है इसको नाम देते हैं मध्य मस्तिष्क, और ये पीछे का भाग पच्छ मस्तिष्क। इस पच्छ मस्तिष्क में जो इतना सा भाग है, इस पच्छ मस्तिष्क के भाग को कहते हैं अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क। ये अभी रिसेंटली एक परीक्षा में प्रश्न आया था कि व्यक्ति जब ज्यादा पीता है, अच्छा पीता है इतना बोलो, आप लोग समझ जाते हो, सीधा उधर ही जाते हो हैं। हाईवे सड़क हो, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, बस इधर एरो किया हुआ हो ना, इंडिया का आदमी समझ जाता है। तो जब आदमी ज्यादा पीता है तो उसका मस्तिष्क
शरीर में चलने फिरने की प्रक्रियाएं सही नहीं रहती, कुछ न कुछ बाधित होती है। प्रश्न आया था कि व्यक्ति के शरीर में रक्त में अल्कोहल की मात्रा ज्यादा होने पर मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है? अनुमस्तिष्क। फिर पुरानी फाइलें खोलनी स्टार्ट होती है, अपना दर्द बयां करता है, चलने की प्रक्रियाएं प्रभावित होती है, मांसपेशियों पे कंट्रोल रहता नहीं है। हाँ, फिर सड़कें भी यूं, गायें भी, सड़कें भी यूं, मतलब साइड देती है उस आदमी को, आप तो निकलो यहाँ से। तो ये बहुत प्रभावित होते हैं। ये जो मध्य मस्तिष्क है, इसमें दो प्रक्रिया होती है, एक तो देखना और सुनना। छोटो टाबर है या मत ठोको, ऊपर आप बच्चे के चोट करते हो तो उसमें देखने और सुनने दोनों ही प्रक्रियाएं बाधित हो पाती, ढंग से सुन नहीं पाता है, देख नहीं पाता, उसका विजन बहुत क्लियर हो जाता है, क्लियर क्या नाम, डिफेक्टेड हो जाता है। तो मध्य मस्तिष्क में दो काम होते हैं, एक तो देखना, दूसरा कौन सा है? हेलो, सुनना। और अल्कोहल पीने पर प्रभावित होता है मस्तिष्क, अल्कोहल पीने पर मस्तिष्क प्रभावित होता है। आगे का जो भाग है अग्र मस्तिष्क, इसमें एक भाग होता है, ये वाला जो भाग है इसको नाम देते हैं अग्र में प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क। अभी थोड़ी देर पहले आपने एक शब्द सुना था, क्लोड बर्नार्ड, जिसने अंतःस्रावी शब्द दिया था, पढ़ा था ना, वो आपके माइंड में पड़ा है, क्योंकि वो किधर से है, वो गया है प्रमस्तिष्क में। अपने शरीर में मेमोरी, यादाश्त रखने का काम प्रमस्तिष्क करता है। इसी जस्ट प्रमस्तिष्क के नीचे ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम हाइपोथैलेमस है। थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था कि इस ग्रंथि से कोई हार्मोन नहीं निकलते हैं। ये ग्रंथि तापमान को नियंत्रित करती है, इसलिए इसको थर्मोस्टेट ग्रंथि भी कहते हैं। पढ़ा था ऐसे कुछ शब्दों के बारे में, तो ये कुछ पॉइंट इसमें रहती है, एक एक भाग को अपन पढ़ने की कोशिश करते हैं। हाइपोथैलेमस अभी लिखोगे कुछ भी नहीं। हाइपोथैलेमस जो भाग है, इस हाइपोथैलेमस को शरीर का मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इस हाइपोथैलेमस से शरीर का तापमान नियंत्रित होता है, इसलिए इसको थर्मोस्टेट ग्रंथि भी कहते हैं, थर्मोस्टेट ग्रंथि भी कहते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं ताप नियंत्रक ग्रंथि, ताप नियंत्रक ग्रंथि के नाम से जानते हैं। यहां से तुम्हारी परीक्षा में एक प्रॉब्लम और आती है, शरीर का तापमान होता कितना है? सबको पता सर 37 होता है, लेकिन परीक्षा में पूछते केल्विन में कितना होता है, फिर पता है पढ़ा ही नहीं आ रहा है। ऐसा होता है, परीक्षा में याद रखना, आजकल सेल्सियस नहीं पूछा जाता है, एक तो पूछते हैं केल्विन में कितना होता है। याद रखना, शरीर के अंदर जो टेम्परेचर है वो केल्विन में जो टेम्परेचर रहता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ये तो है सेल्सियस का। ये पैमाना पुराना हो गया, पूरी दुनिया जानते हैं, इसलिए परीक्षा में नहीं पूछते। केल्विन में पूछा जाता, केल्विन परम शून्य ताप वाला केल्विन, बोलो किसी को पता हो तो। यस यस यस, एक बार और, वेरी गुड, सही जा रहा बंदा बिल्कुल। 310 केल्विन होता है, केल्विन इंडिकेट बाय कैपिटल के। शरीर तापमान को नियंत्रित करने का काम हाइपोथैलेमस करता है। केल्विन में इसका टेम्परेचर परीक्षा में पूछते हैं और वो मान होता है 310 केल्विन। सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री होता है। तापमान को नियंत्रित करने का काम हाइपोथैलेमस, इस हाइपोथैलेमस से कोई हार्मोन छोड़े नहीं जाते हैं, लेकिन जितने भी हार्मोन निकलते हैं उनका निरोधन और मोचक का काम करता है। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था कि सर बहुत इंपॉर्टेंट है ये हाइपोथैलेमस, क्योंकि शरीर में अवचेतन क्रियाओं को कंट्रोल करता है, सब कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करता है। अभी तुम लोग इधर बैठे हो ना, तुम्हारा 10% मस्तिष्क काम कर रहा है, 90% सोया हुआ है। तुम्हें लग रहा है कि हम 100% जगे हुए हैं। ऐसा मैं नहीं कहता हूं, ऐसा साइकोलॉजी कहती है कि व्यक्ति कहीं पे भी हो 10% उसका दिमाग जागृत रहता है, 90% स्लीप मोड में रहता है। ये हाइपोथैलेमस है। शरीर के अंदर जो जागृत अवस्था में है वो हाइपोथैलेमस रहता है। तो ये हाइपोथैलेमस शरीर के अंदर अवचेतन क्रियाओं को नियंत्रित करता है, अवचेतन क्रिया को नियंत्रित करता है। और अवचेतन क्रियाओं को नियंत्रित करता है तो साइंटिस्ट का नाम शायद आपने सुना होगा, सिगमंड फ्रायड। नहीं सुना?
हाँ अभी सुना। तो सिगमंड फ्राइड थे, उन्होंने बोला था कि ये अवचेतन प्रक्रिया है जिसमें केवल 10% दिमाग जागृत रहता, बाकी सब सोया हुआ पड़ा रहता है। और अवचेतन में 1/10 का जो भाग है, अवचेतन प्रक्रियाएं खूब सारी पाई जाती है शरीर के अंदर, जिसमें आप देखोगे भूख, प्यास, प्यार, घृणा, नींद, आलस, ये कुछ प्रक्रियाएं हैं जिसको नियंत्रित करने का काम अवचेतन मस्तिष्क करता है। छोटा बच्चा अभी जन्मा है, मरने तक की अवस्थाओं में उसके मस्तिष्क में जो कपोल कल्पित जो चीजें चल रही है वो सारी की सारी अवचेतन प्रक्रियाएं हैं, और वो सारी उजागर करने का काम हाइपोथैलेमस करता है। हेडिंग नोट करो आप 1 नंबर पे, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि फर्स्ट, इससे कोई हार्मोन निर्मित नहीं होता है। इससे कोई हार्मोन निर्मित नहीं होता है। इससे कोई हार्मोन निर्मित नहीं होता है। सेकंड पॉइंट आप नोट करो, इससे शारीरिक तापमान का नियंत्रण होने के कारण इसे थर्मोस्टेट ग्रंथि कहते हैं। इससे शारीरिक ताप का नियंत्रण होने के कारण इसमें इसे थर्मोस्टेट ग्रंथि कहते हैं। थर्मोस्टेट ग्रंथि कहते हैं। तापमान 2 नोट करो, सेल्सियस में है 37 और केल्विन में है 310। कोई बंदा मुझे बताएगा 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है उसमें केल्विन कितना होता है? कांस्टेबल, 0 डिग्री सेल्सियस में केल्विन कितना होगा? उस दिन साइंस वाले थे 6 जने, वो आज कहाँ गए? एक भी नहीं आया। आज एक भी साइंस वाला नहीं है। हाँ, याद रखोगे ये भी 273.15 केल्विन होता है। दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। अगला पॉइंट नोट करो, इस ग्रंथि से तीसरा पॉइंट, इस ग्रंथि से हार्मोन निरोधन, इस ग्रंथि से हार्मोन निरोधन तथा मोचक होते हैं। हार्मोन निरोधक तथा मोचक होते हैं। हार्मोनों का कंट्रोल तथा रिलीजिंग, हार्मोन निरोधन तथा मोचक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इससे अवचेतन क्रियाएं, सब कॉन्शियस रिएक्शन, इससे अवचेतन क्रियाएं जैसे भूख, अवचेतन क्रियाएं भूख, प्यास, स्नेह, घृणा, नींद, आलस का नियंत्रण होता है, नियंत्रण होता है। खत्म। नेक्स्ट हेडिंग नोट करो, पीयूष ग्रंथि। 2 नंबर ये थी, 1 नंबर पे हाइपोथैलेमस, 2 नंबर पे पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि इस डायग्राम को आप देख सकते हो। इस पूरे मस्तिष्क में ये जो भाग है छोटा सा, ये उधर जूम करके बताया है। और जस्ट इस कान के पास में अंदर की तरफ इधर ग्रंथि होती है जिसका नाम है पीयूष ग्रंथि। मटर के दाने के जैसी होती है और इसमें 2 पालियां होती, दिख रही है आपको? और 2 पालियों में आगे का जो भाग है वो 75% बड़ा होता है और इसी ग्रंथि में पीछे का भाग है वो सिर्फ 25% होता है।
दो भागों में विभाजित होती है। और इस ग्रंथि को देखोगे तो जस्ट ऊपर की तरफ एक हड्डी नुमा संरचना होती है, इधर कानों के जैसा नजर की तरफ, और उस एथमोइड हड्डी के नीचे पाई जाती है। बीच में एक छोटी सी संरचना है ऊपर की तरफ, इस ऊपर की संरचना को पूछते हैं तो ये इंग्लिश में लिखा हुआ, इसको हिंदी में भी लिखते हैं इन्फंडिबुलम। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के साथ जब जुड़ती है तो संरचना का नाम होता है इन्फंडिबुलम। दो भाग है, आगे का भाग एडिनो हाइपोफाइसिस, पीछे का भाग न्यूरो हाइपोफाइसिस, दो इसमें भाग पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे ग्रंथियों के अंदर हाइपोथैलेमस के जस्ट बाद में पीयूष ग्रंथि पर। अभी कुछ नहीं लिखोगे, देखते जाओ आप लोग। पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि अपने मस्तिष्क में जब पाई जाती है तो मस्तिष्क में ऊपर की तरफ एक हड्डी पाई जाती है जिसका नाम है एथमोइड। क्या नाम है? एथमोइड। इस हड्डी के नीचे, इस हड्डी के नीचे ये जो गुफा पड़ी है ना, जैसे हड्डियां तो मस्तिष्क की ऐसे है, इसके नीचे जो गुफा पड़ी है, इस गुफा का नाम है सेला टर्सिका। गुफा का नाम है सेला टर्सिका। ये बीच में कैविटी पाई जाती है, कैविटी का मतलब बीच में गुफा पाई जाती है, और इस गुफा में ये पाई जाती है ग्रंथि। इस ग्रंथि को देखोगे तो ये ग्रंथि ऐसे पतले मांस के तंतुओं द्वारा जुड़ती है। ग्रंथि का एक भाग बड़ा होता है, एक भाग इसमें छोटा होता है। जो बड़े बड़ा भाग है, इस भाग का नाम है एडिनो हाइपोफाइसिस। एड़ा लंबा लंबा अक्षर साइंस में ज मिले हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस। सीख जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पैदा हुआ था, मेरे को भी नहीं आता था, धीरे धीरे सीख जाते हैं। पीछे का जो भाग है इसका नाम है न्यूरो हाइपोफाइसिस। परीक्षा में परेशान ये करता है, जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है ये पूरी ग्रंथि का 25% भाग है, और ये 75% है। हाँ, 26% है। ये 75% है और वो 25% है। इस पीछे वाले भाग से दो हार्मोन छोड़े जाते हैं। एक हार्मोन का नाम है वैसोप्रेसिन। क्या नाम है? वैसोप्रेसिन। अभी सीईटी में फिर इसको देखा, परीक्षा में प्रश्न था कि मुंह जो एलिफेंट नहीं, कैमल, जो मूत्र है वो बहुत गाढ़ा क्यों होता है? देखा होगा आपने, ऊंट का जो मूत्र है वो काफी कंसंट्रेट होता है, उसमें पानी होता ही नहीं है, प्योर एकदम मूत्री होता है। कारण उसके शरीर में वैसोप्रेसिन ज्यादा होता है। अपनी बॉडी में जिस दिन वैसोप्रेसिन कम बनता है उस दिन मूत्र ज्यादा बनता है। तो मूत्र निर्माण की प्रक्रिया को नियंत्रित करने का काम वैसोप्रेसिन करता है। इसी से एक हार्मोन और छोड़ा जाता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। और इस ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन कहते हैं। हालांकि इतना अट्रैक्ट मत होना, इसकी इतनी सीमाएं नहीं है, बहुत लिमिटेड लगता है। पशुओं में ज्यादा काम करता है। जैसे डिलीवरी होती है, कई बार आपने देखा होगा बछड़े और माँ के बीच में अफेक्शन है ही नहीं, खत्म है, वो उसकी तरफ ना तो देख रही है ना सूंघ रही है। होता है ऐसा? मतलब ऑक्सीटोसिन अभी तक निकला ही नहीं है। ऑक्सीटोसिन निकलता है, फिर आप उस गाय के पास में चले जाओ, 2 घंटे तो पास में नहीं आने देती है, बछड़े के ऊपर खड़ी रहती है प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए। कारण माँ और बच्चे के बीच में एक जुड़ाव है, कारण ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। इसलिए इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन को लव हार्मोन कहते हैं। ये केवल माँ और बच्चे के बीच में काम करता है, बाकी आप लोग यूं है ना, तो ये माँ और बच्चे के बीच में काम करता है, इसलिए इस हार्मोन को मातृत्व हार्मोन भी कहते हैं। मातृत्व हार्मोन के नाम से भी जानते हैं इसको, लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ये दो हार्मोन जो कि पीयूष के पीछे वाले भाग से छोड़े जाते हैं। पीयूष ग्रंथि का जो आगे का भाग है, यहां से एक हार्मोन सबसे मोस्ट छोड़ा जाता है जिसका नाम है आप देखोगे तो इसका नाम है सोमेटोट्रोपिन। सोमेटोट्रोपिन, ये हार्मोन आगे के भाग से छोड़ा जाता है। हेडिंग आप नोट करो, पीयूष ग्रंथि। पीयूष में फर्स्ट पॉइंट नोट करो, शरीर की सबसे छोटी, पहला पॉइंट, शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि भार 5 से 6 ग्राम
भार 5 से 6 ग्राम, हल्के गुलाबी रंग की, भार 5 से 6 ग्राम, हल्के गुलाबी रंग की, कौमा मादाओं में औसतन, कौमा मादाओं में औसतन आकार में बड़ी, मादाओं में औसतन आकार में बड़ी, कौमा समस्त ग्रंथियों को, समस्त ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, समस्त ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहती है, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहती है। बोर्ड पे जैसा पड़ा है नोट कर लो इसको। शरीर का तापमान केल्विन में कितना होता है? 310। आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू।